नमस्कार साथियों, विजय पिंगोलिया क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हमारा मेवाड़ वंश चल रहा था और मेवाड़ वंश के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे उदय सिंह तक। मेवाड़ वंश, इसमें हम उदय सिंह तक पढ़ चुके थे। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं महाराणा प्रताप। इनके अगर हम शासनकाल की बात करें तो 1572 से 97 तक, 1597 तक। महाराणा प्रताप की चर्चा करें तो इनका जन्म की बात करते हैं हम। सर्वप्रथम इनका जन्म 9 मई 1540 में 9 मई 1540 में कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल की जूनी कचेरी में इनका जन्म 9 मई 1540 में जूनी कचेरी बादल महल के अंतर्गत हुआ। पिता का नाम उदय सिंह, माता अखेरा, ये पाली के शासक थे अखेराज। उनकी पुत्री थी जयंताबाई। अखेराज की पुत्री जयंताबाई, ठीक है, इनकी संतान थे ये। नेक्स्ट हम चर्चा करें इनका विवाह पाली के शासक, इनका विवाह पाली के रामसर की पुत्री अजबदे के साथ हुआ। अजबदे पंवार के साथ हुआ। ये रामगढ़ पंवार है, ठीक है, अजबदे के साथ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट हम चर्चा करें इसी के अंतर्गत इनका जो राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 में 28 फरवरी 1572 में गोगुंदा की महादेव बावड़ी पर किया गया। महादेव बावड़ी पर किया गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा करें तो इसका जो राज तिलक था, राज तिलक जब ये राज्याभिषेक हो रहा था तो राज तिलक रामगढ़ पंवार द्वारा किया गया। ठीक है, और जो इसका तलवार बंधाई है, तलवार बंधाई जो अपनी इनकी खुद की जो पारिवारिक जो तलवार होती, पिता की तलवार बंधाई रावत कृष्णदास चुंडावत द्वारा, रावत कृष्णदास चुंडावत द्वारा, ठीक है, रावत कृष्णदास चुंडावत द्वारा की गई। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं कि इनका जो राज्याभिषेक हुआ था तो उस दौरान क्या था, होली के पर्व पर इनके पिता की क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। तो उस समय तो ये क्या राज्य का जो अभिषेक का उत्सव नहीं बना सके थे। तो एक आहेड़ा शिकार पर जाते हैं, जब शिकार से पुनः ये वापस आते हैं तब इनका राज्याभिषेक का उत्सव बनाया जाता है। और जब इनका राज्याभिषेक हुआ था तो इनके जो भाई थे जगमाल, वो क्या करते हैं, अकबर की सेवा में चले जाते हैं। अकबर उन्हें भीलवाड़ा के आसपास की जागीर प्रदान करते हैं।
ठीक है। तो होली के पर्व पर पिता की मृत्यु होने के कारण यह राज्य अभिषेक का उत्सव आहेड़ा शिकार करने के बाद मनाते हैं। कब मनाते हैं? 1572 में ही मनाते हैं। इस उत्सव के अंदर जो राज्य के अभिषेक का उत्सव मनाया गया, उस उत्सव के अंदर रावचंद्र भी आते हैं। इस उत्सव में राव चंद्रसेन भी आते हैं, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है। मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। ठीक है, ये तो था कुछ इसके मुख्यतः वर्णन। ठीक है, और एक पॉइंट है जो हम चलो आगे चर्चा कर लेंगे, उसके हम जब इनके उपनाम चर्चा करेंगे तब कर लेंगे। ठीक है, अब आगे करते हैं। अकबर द्वारा जब इनको अधीनता स्वीकार करने के लिए, जैसे उदय सिंह के टाइम पे भी अकबर द्वारा कुछ शिष्टमंडल भेजे गए थे, टोडरमल को भेजा गया था, है ना, उसी अकॉर्डिंग इनके पास भी क्या करते हैं, शिष्टमंडल अधीनता मानने के लिए शिष्टमंडल भेजते हैं। तो अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल, अकबर द्वारा भेजे गए शिष्टमंडल, अभी 4 शिष्टमंडल भेजते हैं। प्रथम की अगर हम बात करें तो जलाल खां, ठीक है। द्वितीय की हम बात करें तो मान सिंह, तृतीय की हम बात करें तो भारमल, चतुर्थ की हम बात करें तो वो थे हमारे टोडरमल। ये 4 जो दूत हैं, हम कह सकते हैं उनको भेजा अधीनता स्वीकार करने के लिए। तो इनकी डेट भी होती है कुछ, ठीक है, और ये कर्म से है, तो याद रखना ये कर्म भी पूछा जाता है एग्जाम में दोस्तों। तो इनके कर्म की हम चर्चा करें तो सितंबर 1572, अप्रैल 1573, सितंबर 1573, दिसंबर 1573, ये कुछ डेट दी जाती है। बट आरबीएससी की कक्षा 10 की जो पुस्तक है उसके अंदर कुछ और मंथ दिए जाते हैं। तो उसके अंदर जो मंथ दिए जाते हैं वो सितंबर की जगह नवंबर, यानी जो जलाल खां वो कब आए थे, नवंबर 1972। अप्रैल की जगह जून, ठीक है। सितंबर की जगह यहां पर है अक्टूबर, ठीक है। और ये दिसंबर है, ये इसके बारे में तो मोस्टली दिसंबर ही मिलता है। ये कुछ इन्होंने शिष्टमंडल भेजे थे अधीनता मानने के लिए, बट इनसे पार नहीं पड़ी और अधीनता स्वीकार नहीं की महाराणा प्रताप ने। तो हम आगे की चर्चा करते हैं, इसको मैं रिमूव कर देता हूं। आगे क्या होता है, अकबर क्या करते हैं कि 1576 के अंतर्गत अजमेर आते हैं और अजमेर से मानसिंह को एक सेनापति नियुक्त करके वह सेना को भेजते हैं आक्रमण के लिए। तो उसकी चर्चा हम करते हैं नेक्स्ट पे। मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए।
अकबर द्वारा अधीनता न स्वीकार करने पर अधीनता अकबर द्वारा प्रताप की अधीनता न स्वीकार करने पर अधीनता न स्वीकार करने पर 2 अप्रैल 1576 में मानसिंह के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। मानसिंह के नेतृत्व में क्या करते हैं? सेना भेजते हैं। अब इस सेना कैसे भेजते हैं? ये क्या करते हैं? अकबर अजमेर आता है, अजमेर के अजमेर दुर्ग में। हम कह सकते हैं ये रहा अपना अजमेर का दुर्ग, ठीक है। ये क्या है? अपना अजमेर दुर्ग, ठीक है। ये है अजमेर दुर्ग। यहीं पे हम कह सकते हैं अपना कुंभलगढ़ दुर्ग, यहां पे था अकबर और मानसिंह, यहां पे हमारे प्रताप, ठीक है। यहां पे जब मानसिंह की सेना मैंने नियुक्त कर दी सेना को, तो ये क्या करते हैं? मानसिंह के सेना में जब नियुक्त हो जाते हैं तो ये यहां से चलते हैं मानसिंह और आते हैं मांडलगढ़, जो कि कहाँ है? भीलवाड़ा में। यहां से कुंभा क्या करते हैं? इस साइड आते हैं, ये आते हैं लोह सिंह, ठीक है। लोह सिंह में कुंभा क्या करते हैं? एक शस्त्रागार का निर्माण करते हैं, शस्त्रागार का निर्माण करते हैं। मांडलगढ़ में आके मानसिंह क्या करते हैं? 15 से 20 दिन तक पहाड़ी युद्ध का प्रशिक्षण प्रदान करता है। किनको? अपने सैनिकों को, ठीक है। मांडलगढ़ में आके, मांडलगढ़ से ये यहां चल जाता है मोलेला, ये कहां पड़ता है? राजसमंद में। कुंभलगढ़ भी कहां है? राजसमंद में, ठीक है। अब इनके क्षेत्र के मध्य एक नदी गुजरती है जिसे हम कहते हैं बनास नदी, ठीक है। यहां से बनास नदी गुजरती है इनके बीच में से। अब मोलेला आने के बाद में, मोलेला से ये किधर आते हैं? यहां पे गोगुंदा, खमनोर आ जाते हैं। ये कहां पड़ता है? राजसमंद में। लोह सिंह भी पड़ता है राजसमंद में। लोह सिंह से अब ये इस साइड में आते हैं, यहां पे पड़ता है केलवाड़ा। केलवाड़ा को ये क्या करते हैं? अपना आपातकालीन क्षेत्र बनाते हैं, आपातकालीन जो सुविधाएं क्षेत्र, ठीक है। आपातकालीन केंद्र लिख देते हैं। केलवाड़ा से ये इधर आ जाते हैं गोगुंदा, जो कहां पड़ता है? उदयपुर में। और इसी साइड में पड़ता है एक बलीचा, जिसकी भी हम चर्चा करेंगे, बलीचा की भी, ठीक है। गोगुंदा आ जाते हैं और इन दोनों के मध्य एक क्षेत्र पड़ता है जो कहलाता है पानी, अपना हल्दी घाटी का मैदान, हल्दी घाटी का मैदान, हल्दी घाटी, ठीक है। यहीं पे क्या होता है? अपना युद्ध होता है। अब ये तो हमने बता दी यहां से कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कैसे क्या नहीं हुआ। अब युद्ध की हम चर्चा करते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी युद्ध की हम चर्चा करें तो इसकी 2 डेट मिलती है हमें। एक डेट मिलती है हमारी 18 मई, ठीक है।
दूसरी डेट मिलती है हमारी 21 मई। तो दोनों ही डेट हमें याद रखनी है, क्योंकि कभी ये डेट पूछ ली जाती है तो कभी ये डेट पूछ ली जाती है। ये कब हुआ? 1576 में। ठीक है। हल्दीघाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। किन किन के मध्य? अकबर के सेनापति मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य। हम कह सकते हैं या तो अकबर या महाराणा प्रताप के मध्य, कह सकते हैं हम मान सिंह या प्रताप के मध्य। ठीक है, ये युद्ध होता है, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिए यहाँ पे लाइन को। ठीक, अब नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं, युद्ध हो गया। अब युद्ध के अंतर्गत कुछ नायक भी होते हैं। नायक जैसे मेवाड़ की तरफ से कौन नायक था, मतलब कौन कौन से योद्धा थे जो महत्वपूर्ण थे, वैसे ही मुगल की तरफ से कौन कौन थे, ऐसे कुछ नायक भी होते हैं। तो हम पहले नायकों की चर्चा कर लेते हैं, मुगल नायकों की कर लेते हैं पहले, मुगल नायक। ठीक है, मुगल नायक की हम चर्चा करें तो उसके अंदर थे मान सिंह सर्वप्रथम, तो जो कि क्या थे? प्रमुख सेनापति। ठीक है, मान सिंह कच्छावा के साथ में थे जगन्नाथ कच्छावा। मैं कच्छावा वंशों की चर्चा कर रहा हूं। ठीक है, और थे जोध सिंह कच्छावा। ठीक है, ये तो कच्छावा थे। नेक्स्ट हमारे आसफ का, ये कौन थे? हमारे सहायक सेनापति। ठीक है, आसफ का कौन थे? सहायक सेनापति। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं और कौन थे? अपने सैयद अली, सैयद हासिम, सैयद हासिम। ठीक है, नेक्स्ट है राजू हासिम या सैयद हासिम, सैयद राजू। ठीक है, और अपने यहाँ पे से अपने जो मेवाड़ की तरफ से थे शक्ति सिंह, और एक और हमारे जगमाल, ये भी रूट के चले गए थे, शक्ति सिंह और जगमाल, दोनों रूट के इनकी सेवा में चले जाते हैं, तो ये भी इनके साथ आए थे। और हम चर्चा कर लेते हैं, और कौन था? बहलोल, खां, लूणकरण, बदायूनी, सगर, बदायूनी, लूणकरण, ये कुछ इनके थे। अब हम चर्चा करते हैं, एक बार मेवाड़ की भी चर्चा कर लेते हैं, मेवाड़ की। ठीक है, मेवाड़ में तो थे हाकिम खां सूर। ठीक है, ये तो थे प्रमुख सेनापति। हाकिम का सूर की बात करें तो हम भामाशाह, कृष्णदास चुंडावत, हाकिम का कृष्णदास चुंडावत। और नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं ताराचंद, जो कि भामाशाह के भाई थे, रामशाह, जो कि ग्वालियर के राजा थे, प्लस 3 पुत्र। रामशाह के ही क्या थे? 3 पुत्र थे, जो कि युद्ध में मारे जाते हैं, रामशाह और 3 पुत्र। ठीक है, और हमारे और कौन थे? मान सिंह सोनगरा, और झाला बीदा, पंडित गोपीनाथ, रतनचंद्र मेहता, और सांगा, भीम सिंह टोडिया। ये कुछ मुख्य थे इनके, क्या थे? जो नायक थे, इस साइड से ये, इस साइड से ये। अब हम एक बार शाहनी भी चर्चा कर लेते हैं। जब ये दोनों आमने सामने हो चुके हैं, तो वो जब युद्ध का जब क्षेत्र बनता है तो वो कैसे बनता है, और यह हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से भी क्या है? महत्वपूर्ण है।
तो एक बार इस पे जरूर थोड़े निगाह मारें और याद करने की कोशिश करें। तो मैं एक बार वो सारणी बना देता हूं। ठीक है, हमारा ये पहला भाग पड़ता है हरावल। इसे क्या कहते हैं हम? हरावल। इसे हम कह देते हैं अग्रभाग। ठीक है, यहीं से हमारा दूसरा भाग पड़ता है मध्य भाग। इसे हम कहते हैं दोलाण, या कह देते हैं मध्य भाग। ठीक है, यहीं पे पीछे पड़ता है हमारा चंदावल। चंदावल दोस्तों इसे याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि चंदावल में कौन था और कौन नहीं था मेवाड़ की तरफ से, हरावल में कौन था और कौन नहीं था, और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था हरावल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको एक बार थोड़ा ढंग से देख लेना। चंदावल वैसे इस साइड में आ जाता है तो वही दोलाण और मध्य, और यहीं पे आ जाते हैं हम चंदावल। अब इनके ऊपर की साइड आ जाते हैं तो कुछ और भी सेना थे जिन्हें वाम पार्श्व, और नीचे की साइड मतलब दाएं बाएं भी थे, तो हम इसे कह देते हैं वाम पार्श्व, पार्श्व भाग कह देते हैं हम सीधा। ठीक है, पार्श्व लगा देते हैं, पार्श्व भाग। ठीक है, ये कुछ इसका था युद्ध क्षेत्र का रण। ये सेंटर पॉइंट हो गया जहां आपस में भिड़ते हैं, है ना। ये इधर की सेना, ये इधर की सेना, तो ये हम कह सकते हैं मुगल सेना, ये हम कह सकते हैं मेवाड़ सेना। ठीक है, डायग्राम बनाना चाहे तो आप बना लीजिए, साथ के साथ बना लीजिए। इससे पहले एक बार पहले समझ लीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम भी दूंगा, आप बना लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले एक बार समझ लीजिए इसे। अब चंदावल की बात करें, हम पहले मेवाड़ की तरफ से बात करते हैं। तो चंदावल में थे पुंजा भील, जिसका हम यहाँ नायक का नाम लिखना भूल गए, हम लिख देते हैं फिर भी। पुंजा भील की भी चर्चा कर लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे पुंजा भील। ठीक है, जो क्या कर रहे थे? चंदावल का नेतृत्व। इनके सहयोगी कौन थे? पंडित गोपीनाथ, रतनचंद्र मेहता। ठीक है, वाम पार्श्व की भाग की बात करें तो मानसिंह सोनगरा, झालामान, या इसे हम कह देते हैं झालाबीदा। दोनों एक ही व्यक्ति हैं दोस्तों, झालाबीदा। ठीक है, इस साइड से बात करें तो रामसा प्लस 3 पुत्र। ठीक है, प्रताप सिंह, ऐसे कुछ इसके 3 पुत्र थे। ठीक है, इस साइड में मध्य भाग की अगर हम बात करें तो प्रताप, जो कि मध्य भाग का यानी दोलाण का क्या कर रहे थे? नेतृत्व, महाराणा प्रताप। इनके साथ थे भामाशाह, भामाशाह के भाई थे ताराचंद। ठीक है, यहां से बात करें तो हाकिम खां, सूर। ठीक है, इनके साथ में थे कृष्णदास। ठीक है, और सहयोग में कौन थे? भीम सिंह टोडिया। और कौन थे? सांगा थे। और कौन थे? राम प्रसाद थे। ये क्या थे? इनके सहयोगी। राम प्रसाद, ये क्या थे? इनके सहयोगी। ये तो थे महाराणा प्रताप की साइड से। एक बार फिर याद कर लीजिए, हरावल या अग्रभाग का नेतृत्व किसने किया? हाकिम का सूर ने। सहयोगी कौन थे? कृष्णदास, भीम सिंह टोडिया, सांगा व राम प्रसाद। मध्य भाग यानी दोलाण का नेतृत्व किसने किया? प्रताप ने। सहयोगी कौन थे? भामाशाह व ताराचंद। चंदावल का नेतृत्व किसने किया? पुंजा भील ने। सहयोगी किन थे? गोपीनाथ व रतनचंद्र मेहता। वाम पार्श्व भाग का नेतृत्व किसने किया? मानसिंह सोनगरा, झालाबीदा। ये दोनों ही साथ में क्या थे? इसमें नेतृत्व को कोई रोल नहीं, दोनों ही साथ में थे। ठीक है, यहां से इधर से किसने किया? रामशाह प्लस उसके पुत्र। अब हम पढ़ते हैं मुगल की साइड। ठीक है,
तो मुगल के साइड पहले तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इसी की साइड, गाजी खां और लूणकरण। गाजी खां हुआ लूणकरण। इस साइड की हम बात करें तो मुजाहिद व अहमद खां, ये थे। चंदावल की बात करें तो मेहतर खां और इनके सहयोगी थे जोध सिंह कच्छावा। जोध सिंह कच्छावा क्या थे, इनके सहयोगी थे। ये थे चंदावल के, ठीक है। अगर दोलान यानी मध्य भाग की बात करें अगर मुगल से, तो मानसिंह, शिहाबुद्दीन, अली, ये थे इस साइड के भाग। और इस साइड से बात करें हम तो सैयद हासिम, आसफ खां और अपने जगन्नाथ कच्छावा। ये क्या थे, इस साइड के सारे सेनापति। अब यहां से जो दोलान का भाग का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मानसिंह। हरावल का नेतृत्व सैयद हासिम, इधर से चंदावल का मेहतर खां। ये थे कुछ नेतृत्व की भूमिका, है ना। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं आगे। ये तो थे भाई यहाँ पे आके जम चुके हैं, यहाँ पे इस साइड से ऐसे, इस साइड से ऐसे। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं आगे की। आगे की चर्चा करते हैं हम नेक्स्ट। जब ये आकर जम गए, कब जम गए, 2 अप्रैल को ये योजना बनाई, फिर यहाँ आके इस क्षेत्र में जम गए। युद्ध कब हुआ था, इस दौरान। अब युद्ध हुआ, है ना, तो उस दौरान मैंने ये तो बता ही दिया कौन कहाँ किसका नेतृत्व कर रहा है। हरावल का नेतृत्व कौन कर रहा है, चंदावल का कौन कर रहा है और पश्चिम भाग का कौन कर रहा है, ठीक है, दोलान का कौन कर रहा है। अब हम चर्चा करते हैं युद्ध हुआ। युद्ध होता है, युद्ध हो रहा है ना। ये युद्ध के दौरान हमारे राम सिंह तो मारे जाते हैं, प्लस उनके 3 पुत्र भी मारे जाते हैं, है ना। और युद्ध के अंतर्गत जब युद्ध करते करते क्या महाराणा भी घायल हो चुके थे, और चेतक थे इनके जो महाराणा के घोड़े, वो उस समय जब मानसिंह के ऊपर वार करना चाहते थे महाराणा, तब चेतक ने क्या किया था, अपने जो पैर होते हैं ना दोनों आगे वाले, उनको जो मानसिंह का हाथी था मर्दाना, उसके सिर के ऊपर रख दिया, जिससे क्या अपने प्रताप मानसिंह पर वार कर सकें। तो क्या पैर को जब नीचे उतार रहे थे तो क्या उसके सूंड जो सींग्स होते हैं ना हाथी के, उस सींग पे कुछ जहरीले वो नुकीले कट वाले लगे हुए थे, उनमें जहर था। तो जिससे जो उतार रहे होता है ना चेतक पैर नीचे, तो उनके कट लग जाता है पैरों पर और वो जहर उसके अंतर्गत फैल जाता है, जिससे बलीचा गांव में जब वो जाते हैं वहां पे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो जाते कैसे हैं इसकी भी हम चर्चा कर लेते हैं। युद्ध हो रहा है, युद्ध के दौरान महाराणा घायल हो जाते हैं। और लेकिन प्रथम वार भी किसने किया, हमारे हरावल ने। प्रथम वार किसने किया था, अपने हरावल यानी हासिम खासूर ने। जब इन्होंने वार किया तभी इनकी सेना क्या कर रही थी, पीछे हट चुकी थी। प्रथम जब वार किया पीछे हटी, तो मेहतर खां थे जब यहाँ के, तो मेहतर खां ने एक अफवाह फैला दी। मेहतर खां ने क्या किया, अफवाह फैला दी। हेडिंग लिख लीजिए, मेहतर खां द्वारा नहीं, जब प्रथम चंदावल मतलब हरावल मेवाड़ के हरावल भाग ने प्रथम वार किया, जिससे मुगल सेना पीछे हट गई, मानसिंह की सेना पीछे हट गई। तब मेहतर खां ने अफवाह फैलाई कि अकबर बादशाह शाही सेना के साथ आ रहे हैं, जिससे सैनिक पुनः लड़ने लग गए। ठीक है, ये एक लाइन थी। उस दो के बाद में जब ये युद्ध वापस पुनः लड़ने लग गए, तो उस दौरान महाराणा घायल हो जाते हैं और झालाविदा उन्हें जाने को कहते हैं। वो चेतक भी घायल हो जाता है,
झाला विदा उन्हें क्या कहते हैं, जाने को कहते हैं। जब झाला विदा उन्हें जाने को कहते हैं तब क्या करते हैं, महाराणा चले जाते हैं उनके कहने पर, और झाला विदा द्वारा राजकीय मुकुट व राजकीय चिन्ह धारण कर युद्ध करते हैं। मतलब जो महाराणा के जो पोशाक थी वह धारण कर युद्ध करते हैं। यानी क्वेश्चन आता है कि हल्दीघाटी युद्ध के अंतर्गत महाराणा के जो राजकीय चिन्ह थे, मुकुट था, वो किसने धारण किया? तो किसने? झाला विदा या झाला मान द्वारा। ठीक है। अब युद्ध से निकल जाते हैं ये, तो युद्ध से निकलने के बाद कोलियारी गांव जाते हैं। कोलियारी गांव जाने के बाद में यहाँ उपचार करवाते हैं, सैनिकों का उपचार करवाते हैं। सैनिकों का जो घायल सैनिक होते हैं उनके उपचार कराते हैं, सैनिकों का उपचार कराते हैं। सैनिकों का क्या कराते हैं? उपचार कराते हैं। सैनिकों को उपचार कराने के बाद में ये आगे बढ़ते हैं, तो कहां जाते हैं? अपने बलीचा। आगे बढ़ते हैं बलीचा। बलीचा जाते हैं, वहां चेतक की मृत्यु हो जाती है। मैंने बताया था आपको कि मर्दाना के जो दांतों पे जो वो लगे हुए थे, वो उतारते टाइम पे उनसे कट होने, जहर फैल जाने के कारण चेतक की मृत्यु कहाँ हो जाती है? बलीचा में। यहीं पर इनकी क्या है? छत्री और स्मारक है। किसकी? चेतक की छत्री व स्मारक स्थित है। ठीक है, यहीं पर क्या है? चेतक की छत्री व क्या है? स्मारक स्थित है बलीचा में। अब जब ये बलीचा में चेतक के पास बैठकर रो रहे थे, तब इनके भाई आते हैं पीछे से, शक्ति सिंह। लेकिन उससे पूर्व की भी एक घटना, उससे पहले भी जब ये वहां जब युद्ध मैदान से निकले थे महाराणा प्रताप, तब कुछ सेना के ना जो सैनिक होते हैं, मुगल सैनिक, मानसिंह के जो सैनिक थे, वो महाराणा प्रताप का पीछा करते हैं, उन्हें देख लेते हैं जाते हुए तो उनका पीछा करते हैं। तो उन्हीं के साथ में शक्ति सिंह भी आते हैं। तो शक्ति सिंह क्या करते हैं? बीच रास्ते में उन सैनिकों को मार देते हैं और बलीचा में अपने भाई से क्या करते हैं? मुलाकात करते हैं। तो इस मुलाकात का वर्णन एक किताब के अंतर्गत भी है। जब मुलाकात करते हैं तब पीछे से आवाज देते हैं, ओ नीले घोड़े रा सवार। ये शब्द सुनते हैं तब महाराणा मुड़ के देखते हैं तो अपने भाई शक्ति सिंह को पाते हैं, है ना। और शक्ति सिंह लज्जित होकर एकदम, मतलब वो कहते हैं ना लज्जा से भरा हुआ होकर उनके पैरों में या चरणों में गिर जाते हैं और क्षमा की मांग करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें अपना घोड़ा भी देते हैं। महाराणा प्रताप को क्या करते हैं? अपना घोड़ा भी देते हैं। तो जब ये चेतक की यहाँ स्मारक बनी, यहाँ पे उनको दफना कर महाराणा प्रताप क्या आगे निकल जाते हैं। आगे निकलते हैं वो कहाँ जाते हैं? हमारे आवरगढ़ जाते हैं, जिससे वह अस्थायी राजधानी बनाते हैं। आवरगढ़ को वो क्या करते हैं? अस्थायी राजधानी बनाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है, महाराणा प्रताप ने युद्ध काल के दौरान किसे अस्थायी राजधानी बनाया? तो किसको बनाते हैं? आवरगढ़, उदयपुर में पड़ते हैं। इसलिए क्या करते हैं? अपने अस्थायी राजधानी बनाते हैं, है ना। अब धीरे धीरे युद्ध भी थोड़ा समाप्त हो रहा था। वहीं पे मान सिंह ने भी क्या कर लिया? गोगुंदा पे अधिकार कर लिया। मान सिंह ने क्या कर लिया? गोगुंदा पर अधिकार कर लिया। मान सिंह ने अधिकार कर लिया। ठीक है, मान सिंह ने अधिकार कर लिया। आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाकर वो सीधे क्या चले जाते हैं? कुंभलगढ़ की साइड चले जाते हैं अपने महाराणा प्रताप, है ना। अब कुंभलगढ़ जाने के बाद में यहाँ पे इसकी रसद सामग्री को बंद करवा देते हैं। छापामार युद्ध पद्धति को अपनाकर ये क्या करते हैं महाराणा प्रताप? जब वहाँ पे मुगल सेना गोगुंदा में अपना डेरा डाल लेती है, मान सिंह अपना डेरा डाल लेते हैं गोगुंदा के अंतर्गत, तब क्या करते हैं? छापामार पद्धति को अपनाकर, वह राज्य विनिषेध अपनी पद्धति को अपनाकर क्या करते हैं?
यहाँ पे जो इनकी जो रसद सामग्री आती थी मुगलों की, उनको बंद करा देते हैं, जिससे मुगल सैनिक और अपने क्या रहा, मान सिंह के जो सैनिक है उनके जो साथ में थे, है ना, और अपने मान सिंह क्या हुआ, परेशान कर होकर क्या चले जाते हैं, अजमेर चले जाते हैं। यहाँ पे अपना प्रशासक नेतृत्व करने वाला छोड़ जाते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप क्या करते हैं, बाद में यहाँ पे वापस पुनः अधिकार कर लेते हैं। तो मैं इस साइड लिख देता हूँ, इसको रिमूव करके। मान सिंह के लौट जाने पर, अजमेर लौट जाने पर लिखते हैं, अजमेर लौट जाने पर पुनः प्रताप, महाराणा प्रताप गोगुंदा पर अधिकार करते हैं, गोगुंदा पर अधिकार करते हैं। और मांडव, कुंपावत, मांडन कुंपावत, कुंपावत को प्रशासक बनाकर चले जाते हैं। मांडक कुंपावत को ये क्या करते हैं, प्रशासक बनाकर वहां से चले जाते हैं। ठीक है, इनको जब प्रशासक बनाकर यहां से चले जाते हैं, ठीक है, प्रशासक बनाकर चले जाते हैं, तब ये वापस कहां चले जाते हैं, अपने कुंभलगढ़ दुर्ग की साइड चले जाते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग की साइड चले जाते हैं। अब ये तो युद्ध हो चुका था समाप्ति की तरफ। अब इस युद्ध के अंतर्गत जो युद्ध हो रहा था, तो इसकी जानकारी के लिए, युद्ध की जानकारी के लिए अकबर अक्टूबर 1576 को, पहले इस डेट से पहले अकबर महमूद खां को सूचना पाने हेतु भेजता है, सूचना पाने हेतु भेजता है कि क्या हुआ, युद्ध के अंतर्गत क्या हुआ, सूचना पाने हेतु भेजता है। लेकिन इसे सूचना नहीं मिलती। तब अक्टूबर 1576 में स्वयं गोगुंदा आता है और वहां पे पुनः मंडप का जो बैठा रखा था, वो मंडप को हटा देता है और अधिकार करता है, और वो कुछ समय तक इंतजार करता है। तब नवंबर को पुनः लौट जाता है, और जैसे ही वह लौट जाता है, तब पुनः वह क्या करता है, अपने महाराणा प्रताप मांडन कुंपावत को प्रशासनिक बनाता है। ठीक है, यह होती है कुछ घटनाएं। अब एकमात्र मुस्लिम जो हमारे सहयोगी थे अकबर के साथ, महाराणा प्रताप के साथ में, वो कौन थे, हमारे हाकिम का सूर। ठीक है, ये थी कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। अब हम आगे की चर्चा करते हैं, तो मैं इस साइड वाला पोर्शन ये रिमूव कर देता हूं। वैसे तो ये युद्ध अनिर्णायक युद्ध साबित हुआ। अब इस युद्ध के अंतर्गत बदायूंनी क्या करते हैं, अपनी एक पुस्तक थी इनकी, बदायूंनी ने इस युद्ध का सजीव वर्णन किया। किसमें, अपनी एक पुस्तक थी इसकी, मुंतखाब उल तवारिक। इस पुस्तक में सजीव वर्णन करता है। और एक और चीज और लिखी रहती है, युद्ध के दौरान जो राजपूत सैनिक मरे थे,
उनके खून से अपनी दाढ़ी को रंगा। बदायूं ने राजपूत सैनिकों की खून से अपनी दाढ़ी को रंगा। ठीक है, ये एक पॉइंट थी। अब इसके अंतर्गत कुछ हाथियों का भी वर्णन करते हैं, तो हम उन हाथियों की भी चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण हाथी, यहां पे हम मेवाड़ की बात करेंगे, यहां पे हम मुगल की बात करेंगे। ठीक है, मेवाड़ की तरफ से हमारा सर्वप्रथम राम प्रसाद, फिर लूणा, फिर चक्रवाप। ठीक है, ये कुछ हाथी थे। यहां से हम चर्चा करते हैं सर्वप्रथम मर्दाना, फिर हवाई और गजराज, गजमुक्ता। ये कुछ हाथी थे जो कि मुगल की साइड से थे। मर्दाना जो हाथी था वो तो था अपना मानसिंह का। हवाई था अकबर का। ठीक है, इधर से राम प्रसाद को, जब ये लूणा और राम प्रसाद को जब अकबर बंदी बना लेता है तो राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद रख देता है। एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन, पीर प्रसाद। ठीक है, क्वेश्चन आ चुका है कि अकबर द्वारा प्रताप के किस हाथी का नाम पीर प्रसाद रखा गया। तो किसका? राम प्रसाद का ही पीर प्रसाद। राम जैसे हिंदू शब्द हो गया, पीर कैसे मुस्लिम शब्द हो गया, तो उस अकॉर्डिंग ही आप लगा लेना राम और पीर। ठीक है, लूणा भी एक हाथी था, चक्रवाप था, ये कुछ हाथी थे, है ना। अब हम इसकी चर्चा करते हैं कि इस युद्ध को किस किस नामों से जाना जाता है। तो प्रथम हम चर्चा करते हैं मेवाड़ की थर्मोपली। मेवाड़ की थर्मोपली, ठीक है, ये किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। ये थर्मोपली क्या है दोस्तों? फारस और यूनान के मध्य एक युद्ध हुआ था, उस युद्ध के संदर्भ में से जोड़कर मेवाड़ की थर्मोपली कहते हैं। ठीक है, कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड। यह अपनी एक पुस्तक है इनकी, अनाल्स एक्टिविटीज ऑफ राजस्थान, उसके अंतर्गत भी यह हल्दी घाटी का जो सर्वप्रथम हल्दी घाटी नाम दिया है वो किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने ही दिया था। यानी हम कह सकते हैं हल्दी घाटी युद्ध, हल्दी घाटी युद्ध। ठीक है, गोगुंदा का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट इसे हम कह देते हैं खमनोर का युद्ध, हाथियों का युद्ध, खमनोर का युद्ध, हाथियों का युद्ध, और हम कह देते हैं इसको बादशाह बाग का युद्ध, बादशाह बाग का युद्ध, और हम इसे कह देते हैं रक्त तलाई का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध। ठीक है, ये कुछ युद्ध के जो नाम हैं, इन नामों से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो गोगुंदा का युद्ध से किसने कहा? गोगुंदा का युद्ध, जैसे गोगुंदा है हमारे यहाँ पे, इस जगह गोगुंदा है, तो इसे गोगुंदा का युद्ध किसने कहा? बदायूं ने। इसे खमनोर का युद्ध किसने कहा? अबुल फजल ने, जिन्हें आईन अकबरी के अंतर्गत कहा था। हाथियों का युद्ध, क्योंकि इसमें हाथी भी थे। हल्दी घाटी का युद्ध, क्योंकि ये हल्दी घाटी मैदान में। रक्तलाई का मैदान, क्योंकि जब ये हल्दी घाटी मैदान के अंतर्गत था तो युद्ध जो क्षेत्र था वो लाल लाल हो गया था, इसलिए रक्तलाई का मैदान का युद्ध। बादशाह बाग का युद्ध, एक बादशाह और शेर का युद्ध, इस तरीके से इसका कुछ उपनाम भी थे। अब जब ये सब कुछ हो चुका था, है ना, ये सारी घटनाएं हो चुकी थी, तब भी अकबर को तसल्ली नहीं मिली, दिल को तसल्ली नहीं मिली, वह जीत नहीं सका, है ना। तो राजस्थान गवर्नमेंट भी इस युद्ध को, है ना, अकबर के ही पक्ष में मानती है कि ये युद्ध किसने जीता? महाराणा प्रताप ने। विजय किसकी मानती है? महाराणा प्रताप की। ठीक है, अनिर्णायक युद्ध था दोस्तों, इसके अंतर्गत कुछ नहीं हुआ था, अनिर्णायक युद्ध था ये, है ना। तो जब ये युद्ध खत्म हुआ, है ना, तो उसके बाद में अकबर ने क्या किया? पुनः शाहबाज खां के नेतृत्व में
कुछ सेनाएं भेजी कि पता करो महाराणा प्रताप के बारे में, तो उसकी चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत। तब तक के लिए धन्यवाद।